नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने निकोलो मैकियावेली के विचारों का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि किस प्रकार से मैकियावेली ने अपने विचारों को इटली की युगीन परिस्थितियों के आधार पर ही निर्मित किया था। मैकियावेली ने अपने अनुभव से और अपने अवलोकन से ये देखा था कि इटली को एक शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता है और मध्यकालीन धर्म और नैतिकता एक निरंकुश राजतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूरी तरह से मुक्त करते हुए राजा को धर्म से भी ऊपर स्थान देते हुए उसे निरंकुश राजा बनाने और एक निरंकुश राजतंत्र का उसने समर्थन किया था। किंतु मैकियावेली ने यह कार्य किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया था। उसके दर्शन में कोई सैद्धांतिक संगति नहीं थी, वरन वह पूरी तरह से व्यावहारिक परिस्थितियों के आधार पर अपने विचारों का निर्माण करता रहा। टॉमस हॉब्स को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि मैकियावेली ने जिस कार्य को प्रारंभ किया था, टॉमस हॉब्स ने उसे आगे बढ़ाते हुए उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उसने वैज्ञानिक आधार पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था और एक निश्चित सैद्धांतिक संगति के आधार पर उसने अपने राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाया था। जैसे मैकियावेली को समझने के लिए उसके जीवन और उसकी परिस्थितियों को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार से टॉमस हॉब्स के बारे में भी उसकी रचनाओं के और उसके राजनीतिक चिंतन के बारे में जानने से पूर्व उसके जीवन और उसकी परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। टॉमस हॉब्स का जो संपूर्ण जीवन है वो इंग्लैंड के इतिहास में स्टुअर्ट काल में व्यतीत हुआ था। 1588 में उसका जन्म हुआ था और 1689 में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब स्टुअर्ट काल का प्रथम राजा 1603 में जब राजगद्दी पर बैठा, उस समय हॉब्स की आयु 15 वर्ष की थी और वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश ले चुका था। इस प्रकार से इंग्लैंड की राजनीति का उसने बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। जेम्स प्रथम एक रूढ़िवादी कैथोलिक राजा था और वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। उसका मानना था कि राजा अपनी शक्तियां सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है और अपनी शक्तियों के लिए वह जनता या उसके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसलिए उसने अधिकांश समय संसद को स्थगित रखा और संसद को अपना विरोधी बना लिया। उसका बेटा चार्ल्स प्रथम भी अपने पिता की तरह ही एक रूढ़िवादी कैथोलिक था, निरंकुश राजतंत्र के दावे का समर्थक था और उसने भी संसद से अपना विरोध जारी रखा। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में संसद और राजा का संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया कि 1642 में राजा और संसद के मध्य गृहयुद्ध छिड़ गया। इस गृहयुद्ध में संसद की जीत हुई और राजा की हार हुई। संसद ने राजा के ऊपर मुकदमा चलाया और उसे मृत्युदंड दे दिया। यह एक बहुत रोमांचक और इंग्लैंड के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1649 से 1660 तक इंग्लैंड में राजतंत्र की समाप्ति रही और गणतंत्र के माध्यम से इंग्लैंड का शासन चलता रहा। यह एकमात्र समय 11 वर्ष का समय ऐसा है पूरे इंग्लैंड के इतिहास में जब इंग्लैंड में राजा गद्दी पर नहीं था। किंतु संसद इन 11 वर्षों में शासन को भली प्रकार से नहीं चला पाई। देश में अराजकता फैल गई
और किसी भी प्रकार का नियंत्रण और व्यवस्था नहीं रही। इसके कारण जनता ने पुनः राजतंत्र को स्थापित करने की मांग की और चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को 1660 में राजा बना दिया गया। चार्ल्स द्वितीय ने राजा बनने के बाद यद्यपि संसद के साथ अधिक झगड़ा मोल नहीं लिया, किंतु फिर भी संसद के साथ पूरी तरह से संगति में वह नहीं था। उसके शासनकाल के पश्चात उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा। जेम्स द्वितीय जो कि स्वयं एक कैथोलिक राजा था, एक कैथोलिक शासक था और संसद नहीं चाहती थी कि कोई भी कैथोलिक अब दोबारा राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि संसद प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों का समर्थन करने वाली थी और जेम्स द्वितीय के विरोध में एक बहिष्कार विधेयक संसद के द्वारा लाया गया, किंतु किसी तरह जेम्स द्वितीय राजा बनने में सफल हो गया। किंतु राजा बनने के 3 वर्ष के भीतर ही जेम्स द्वितीय को एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1688 की यह जो रक्तहीन क्रांति है, यह इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 1688 के बाद का जो कालखंड है वो हॉब्स के दृष्टिकोण से जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। उसकी आवश्यकता हमें जॉन लॉक को पढ़ते समय फिर से रहेगी। जेम्स द्वितीय का कालखंड हॉब्स ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हुई और उससे पूर्व ही टॉमस हॉब्स की मृत्यु 1689 में हो चुकी थी। इस प्रकार से जेम्स प्रथम से लेकर के चार्ल्स द्वितीय तक के शासन का जो पूरा घटनाक्रम है वो टॉमस हॉब्स ने अपनी आंखों से देखा था और इस घटनाक्रम में उसने यह देखा कि किस प्रकार से प्रथम 2 राजाओं ने निरंकुश शक्ति के अपने दावे को बार बार सफलतापूर्वक रखा था, किंतु फिर भी संसद के साथ उनका झगड़ा कम नहीं हुआ। संसद ने राजाओं के शासन में बार बार रोड़ा अटकाने का कार्य किया और 11 वर्ष का जो संसदीय प्रयोग था वो एक असफल संसदीय प्रयोग था और हॉब्स के राजनीतिक चिंतन पर इन घटनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव जो उस समय की परिस्थितियों का था वो वैज्ञानिक जगत में था। जैसा कि हमने देखा कि 1603 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गया और वहाँ उसने देखा कि मध्यकाल का जो मिथ्या अरस्तुवाद है वो इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा था, जिसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं रह गया था। उसने उसके समय में विज्ञान में जो यंत्रवाद विकसित हो रहा था उसका भी उसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। केपलर, गैलीलियो तथा डेकार्टे के द्वारा यंत्र विज्ञान की स्थापना की जा चुकी थी और गैलीलियो के विश्व प्रसिद्ध गति के नियम सामने आ चुके थे। पूरा का पूरा जो विज्ञान था वो एक प्रकार से यांत्रिक और गति का विज्ञान था। हार्वे तथा गिलबर्ट की शरीर रचना संबंधी खोजें भी सामने आई थी और चुंबकत्व की खोजें भी सामने आ गई थी। इन सब का संक्षेप में अर्थ यही था कि हॉब्स के समय का वैज्ञानिक जगत यह मानने लग गया था कि यह पूरा विश्व एक परमाणुओं का पुंज है और ये परमाणु निरंतर गतिमान अवस्था में रहते हैं और परमाणुओं की गति ही इतिहास के विकास को निर्धारित करती है। मनुष्य का शरीर स्वयं परमाणुओं का एक पुंज है। इस प्रकार से धर्म, नैतिकता, मूल्य, आस्था ये सब बेकार की बातें हैं और
विज्ञान सम्मत जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ परमाणुओं का इस आधार पर स्वीकार करना है, एक यांत्रिक पद्धति से यह प्रकृति अपने आप आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आस्था और मूल्यों के विपरीत एक प्रकार का यंत्रवाद न केवल विज्ञान में वरन मनुष्य से संबंधित सामाजिक विज्ञानों में भी प्रवेश कर रहा था। इन वैज्ञानिक खोजों का भी हॉब्स के चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। यदि इन परिस्थितियों के आधार पर हॉब्स के जीवन का अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि हॉब्स मूलतः एक अध्यापक था और 20 वर्ष की आयु में ही इंग्लैंड के एक बेहद ही संभ्रांत कैवेंडिश परिवार के विलियम कैवेंडिश का वो अध्यापक बन गया था, जो बाद में एक महत्वपूर्ण अर्ल के रूप में स्थापित हुआ था। इस कैवेंडिश परिवार, जो कि संभ्रांत और कुलीन परिवार था, इसके साथ आजीवन हॉब्स का संबंध रहा था और इस परिवार के साथ निकट संपर्क का ही परिणाम था कि उसका संबंध इंग्लैंड के और यूरोप के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों के साथ निरंतर बना रहा और कुलीन घराने के शिष्य मिलने के कारण उसको बार बार उन शिष्यों के साथ यूरोप की यात्राओं का भी मौका मिलता रहा। कैवेंडिश परिवार के अलावा एक अन्य संभ्रांत शिष्य उसका बना और उसके साथ भी उसने यूरोप, महाद्वीपीय यूरोप का भ्रमण किया था। 3 बार अपने जीवन में अपने शिष्यों के साथ उसने यूरोप का भ्रमण किया और अपने भ्रमण के दौरान उसने गैलीलियो, डेकार्टे और अन्य महत्वपूर्ण विद्वानों के साथ संपर्क किया, उनके साथ अपनी बौद्धिक खोजों को साझा किया था। अपनी लंबी यूरोपीय और फ्रांसीसी, जर्मनी और इटली इत्यादि देशों की यात्राओं के कारण उसका जो सोचने का जो नज़रिया है वो भी गतिमान बना रहा और विज्ञान की खोजों के प्रकाश में और अपनी यात्राएं और संपर्क के माध्यम से उसके विचारों का निर्माण होता रहा। इसके संपूर्ण जीवन के संबंध में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब 1640 में संसद और राजा का जब संघर्ष प्रारंभ हुआ चार्ल्स प्रथम का, उस समय हॉब्स ने चार्ल्स प्रथम के पक्ष में निरंकुश राजतंत्र के दावे का जोरदार समर्थन किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि शाही पक्ष की हार के बाद में हॉब्स को भी अपने जीवन के लिए खतरा महसूस हुआ और वह भाग करके फ्रांस में निर्वासित जीवन जीने लग गया था। वहाँ पर वह भावी राजा चार्ल्स द्वितीय का गणित का अध्यापक नियुक्त हुआ और चार्ल्स द्वितीय से निकट संबंध के कारण जब चार्ल्स द्वितीय जब बाद में राजा बना तो फिर से वह इंग्लैंड आ गया और उसकी पेंशन प्रारंभ हो गई। किंतु चार्ल्स द्वितीय को भी वह अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रसन्न नहीं कर सका। उसकी जो रचनाएं थी वो रचनाएं ऐसी थी कि वो न तो अपने पक्ष के राजाओं को प्रसन्न कर सका, न अपने विरोधी संसद के नेताओं को खुश कर सका और न ही धर्म के पादरियों को खुश कर सका। इस प्रकार से उसने किसी की भी चापलूसी किए बिना वैज्ञानिक आधार पर जो लिखा वो तत्कालीन किसी भी पक्ष के लिए स्वीकार्य नहीं था। इस तरह से हर जगह हॉब्स की उपेक्षा हुई, उसकी रचनाओं को बहुत अधिक संदेह और शंका के नज़रिए से देखा गया और वह एक विवादास्पद व्यक्ति बन गया और चार्ल्स द्वितीय ने हॉब्स को यह सलाह दी कि वह आगे विवादास्पद लेख नहीं लिखे।
अपने जीवन के अंतिम समय में वह सक्रिय राजनीतिक जीवन या राजाओं के निकट नहीं रह करके वह एक सुदूर निर्वासित जीवन जीने लग गया और वहाँ पे उसने अपना शांतिपूर्ण जीवन के साथ लेखन कार्य करता रहा। हॉब्स की जो रचनाएं हैं वो उस समय की राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वो उस समय की रचनाएं हैं जबकि इंग्लैंड के इतिहास का सर्वाधिक संकटपूर्ण दौर प्रारंभ हो चुका था। 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ और उसी समय उसकी एक पहली राजनीतिक दृष्टि से पहली रचना सामने आई, डी सीवे, जिसमें वह निरंकुश लोकतंत्र का समर्थन करता है। उसकी ख्याति जिस रचना से सर्वाधिक बढ़ी वह थी लेवाइथन या लेवियाथन, जो 1651 में उसकी बहुत ही परिपक्व अवस्था में सामने आई थी। और इसके पश्चात दो महत्वपूर्ण रचनाएं डी कॉर्पोर और डी होमिनी, जो क्रमशः 1655 और 1659 में आई थी। इन सभी रचनाओं का यदि क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए तो यह बात सामने आएगी कि हॉब्स एक संपूर्ण वैश्विक योजना के भीतर अपना लेखन कार्य कर रहा था और उस वैश्विक योजना में जो राजनीतिक चिंतन है वो एक बहुत ही छोटे भाग का निर्माण करता था। किंतु तत्कालीन परिस्थितियों की यह मांग थी कि वह अपने राजनीतिक विचारों और खास करके राजतंत्र के समर्थन में जोरदार दलीलें प्रस्तुत करके निरंकुश राजतंत्र के दावे को प्रस्तुत करे, क्योंकि वह स्वयं राजाओं के निकट संपर्क में था और राजाओं का प्रशंसा का पात्र बनना चाहता था। किंतु यह अलग बात है कि अपने वैज्ञानिक आधार के कारण वह राजाओं का अंधा गुणगान नहीं कर सका और वह हमेशा संदेह के घेरे में रहा। इस प्रकार से अपने समय की वैज्ञानिक खोजों से पूरी तरह से प्रभावित होकर के उसने अपने राजनीतिक अध्ययन में भी उनका पुरजोर प्रयोग किया। उसने गैलीलियो के गति के विज्ञान को अपने अध्ययन का आधार बना लिया और अपने गणित और ज्यामिति को अध्ययन का आधार बनाते हुए उसने पूरी तरह से तार्किक रूप से अपने राजनीतिक चिंतन का विकास किया। उसका राजनीतिक चिंतन क्या था उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।